काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सीजन फिनाले के आखिर में क्रेडिट्स चलते ही वो स्ट्रॉन्ग क्लिफ हैंगर वाली हेल्पलेस फीलिंग आई हो। ये तब होता है जब शो एक परफेक्ट बैलेंस बना लेता है, थोड़ा सा जवाब देता है लेकिन और ज्यादा सवाल छोड़ जाता है। प्लेरिबस के केस में ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि विंसी गिलिगन को कहानियों को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाना पसंद है। उनके शोज प्रेडिक्टेबल हो ही नहीं सकते क्योंकि कभी कभी उनका नेक्स्ट बिग ट्विस्ट खुद उनके लिए भी सरप्राइज होता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि स्टोरी का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाए। मतलब स्टोरी में सरप्राइज और ट्विस्ट हो सकते हैं लेकिन प्लॉट टाइट और लॉजिकल ही रहना चाहिए। एपिसोड ला चिका ओ एल मुडो एकदम क्लियरली स्टोरी के मेन सवाल का जवाब देता है, इन्फेक्शन एक्सेप्ट करना है या ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करनी है। ये फैसला असल में कैरल के पर्सनल चॉइस का मेटाफोर भी है। शो बेसिकली ये बोल रहा है कि प्लेरिबस की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे आधे अधूरे तरीके से डील नहीं कर सकते। या तो आप पूरी तरह इसमें घुस जाएं या फिर दूर रहें जब तक सोल्यूशन समझ ना आए। प्रॉब्लम यह है कि कैरल के पास टाइम नहीं है। शुरू में एलियन आरएनए का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन फिनाले तक क्लियर हो जाता है कि ये चीज बहुत खतरनाक है। ये कोई न्यूट्रल पावर नहीं, ये एक इन्फेक्शन है, एक डिजीज जिसका काम है सभी हेल्दी चीज को कंट्रोल करना और कंज्यूम करना। सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में सच से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब बस उम्मीद ये है कि कैरल मेनोसॉस की सोच को अलग समझकर हैंडल कर ले, क्योंकि अगर हाइव माइंड ने उससे पहले कैरल को फुली एब्जॉर्ब कर लिया तो सिचुएशन काफी स्केरी हो जाएगी। और फिनाले ये हिंट देता है कि शायद हाइव माइंड ने पहले ही इसका तरीका ढूंढ लिया है। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा शॉकिंग लगता है। हाइव माइंड मेनोसॉस की एम्बुलेंस की जो निगरानी कर रहे हैं, कैरल उसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं होती। वो कुछ छुपा भी नहीं रही क्लियरली। इसका मतलब ये लगता है कि कैरल को पर्सनली अनसेफ फील ही नहीं होता जब हाइव माइंड उसे देख रहा होता है। और सच बोले तो अभी तक उन्होंने उसे डायरेक्टली धमकाया भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं कैरल होती तो थोड़ा सा डर तो लगता ही। हमेशा वॉच्ड होना क्रीपी है। ये भी क्लियरली दिख रहा है कि बिग ज्वाइनिंग के बाद जो 60 दिन गुजरे हैं उनमें कैरल धीरे धीरे इस नई दुनिया के ऑर्डर के साथ कंफर्टेबल हो गई है और ऊपर से जोसिया के साथ उसकी नजदीकियों ने उसे और भी रिलैक्स बना दिया है, ऑलमोस्ट जैसे एलियन टेक ओवर नॉर्मल लगने लगा हो। ये कंफर्ट एक्चुअली थोड़ा वरिंग है। जब मेनोसॉस सिर्फ 2 घंटे दूर होता है तब भी कैरल के दिमाग में कोई खतरनाक प्लान नहीं आता। वो उससे मिलने सिर्फ इसलिए चाहती है क्योंकि मेनोसॉस इतना लंबा सफर तय करके आ रहा है, बस। मतलब ओवरऑल कैरल का एटीट्यूड ये दिखाता है कि अब वो रेजिस्टेंस मोड में नहीं है बल्कि एक्सेप्टेंस के जोन में स्लिप कर रही है, और वही चीज सबसे ज्यादा अनईजी फील करवाती है। लगता है कैरल को ये सब अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि मेनोसॉस का द अदर के लिए बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इसलिए ऑब्वियस है कि वो कैरल और जोसिया के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शायद जोसिया की मौजूदगी भी उसे बिल्कुल पसंद ना आए। जैसे मैंने पहले भी बोला था, कैरल और मेनोसॉस के बीच कॉमन ग्राउंड ऑलमोस्ट 0 है। बस एक ही चीज सेम है, दोनों अभी भी फुली हाइव माइंड का हिस्सा नहीं है। और हाँ, यही चीज इन्हें कनेक्ट भी करती है और डिवाइड भी। जब जोसिया कैरल को बोलती है कि मेनोसॉस उसे कभी हर्ट नहीं करेगा तो ऑनेस्टली वो बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं लगता। मेनोसॉस कैरल के घर के अंदर जाने से ही मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि हाइव माइंड इनकी बातें सुन रहा होगा। कैरल जैसे ही ट्रांसलेटर ऐप यूज करने के लिए अपना फोन निकालती है, मेनोसॉस पीछे हट जाता है जैसे कैरल ने कोई वेपन निकाल लिया हो। अब सवाल ये है, हाइव माइंड को साइड में रख भी दें तो क्या मेनोसॉस सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है? जब फाइनली कैरल और मेनोसॉस प्रॉपरली बात कर पाते हैं तो भी अम्ब्रेला के नीचे, क्योंकि मेनोसॉस हाइव माइंड के लिप रीडिंग से भी डर रहा है। तब कैरल को क्लियर हो जाता है वो लोगों के बारे में असल में क्या सोचता है। मेनोसॉस ने कभी उन लोगों से बात तक नहीं की। वो इस तरह का बंदा है जो सोचने से पहले ही उन सब को मिटा देना प्रेफर करेगा। ये तो कैरल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब मेनोसॉस से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, उसका जवाब सिंपल है। उसके लिए ह्यूमन लाइफ अर्थ पर और किसी भी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हाइव माइंड का वेट नहीं कर रहा कि वो आकर उसके डाउट्स क्लियर करें। वो शायद कैरल पर यकीन करता है जब वो बोलती है कि हाइव माइंड उसे हर्ट नहीं करेगा। लेकिन मेनोसॉस का एंड गोल सिर्फ एक ही है, हाइव माइंड को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए जाहिर सी बात है कैरल ये सोचेगी ही कि मेनोसॉस बिल्कुल कुकू हो चुका है, क्योंकि वो अब उन लोगों को लोग ही नहीं मानता। लेकिन यहीं पर एक और डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है, कैरल का हाइव माइंड को डिफेंड करना। मेनोसॉस ने कैरल को काफी रीजंस दिए हैं कि वो उससे दूर रहे। वॉयलेंट माइंडसेट, पैरानोइया, एक्सट्रीम थिंकिंग, सब कुछ।
पर अब कैरल का ज्यादा फोकस मेनोसॉस के अगेंस्ट नहीं बल्कि हाइव माइंड के फेवर में है। और इसका रीजन मेनोसॉस नहीं है, ये इस बात का साइन है कि कैरल ने हाइव माइंड के साथ रहना लगभग एक्सेप्ट कर लिया है। वो अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही, वो इमोशनली मेंटली उस सिस्टम का हिस्सा बन रही है और वही चीज सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। मेनोसॉस घर के अंदर आ जाता है। उसका एटीट्यूड कैरल के सामने बिल्कुल भी लॉजिकल या रीजनेबल नहीं है। घर में आते ही वो पागलों की तरह बग्स ढूंढना शुरू कर देता है और उसे सोफे के नीचे मिलता है चीटोज। पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा उसे जानते हैं उतना कम लाइकेबल लगता है। वो सिर्फ रूड है, बस फॉर नो रीजन। अगर फिर भी जस्टिफाई करना हो तो शायद ये सोचें कि वो ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि कैरल हाइव माइंड के साथ फ्रेंडली है। फिर टेंशन तब बढ़ जाती है जब मेनोसॉस कैरल के कैबिनेट में एक वियर्ड डिवाइस ढूंढ लेता है। कैरल को काफी शॉक लगता है और वो फौरन जोसिया को कॉल करती है और कंफर्म करती है कि क्या कोई बग है या नहीं। बट व्हाट? डिवाइस मूवमेंट सेंसर था जो हेलन ने कैरल की ड्रिंकिंग ट्रैक करने के लिए लगाया था। ये खुलासा कैरल के अल्कोहलिज्म के डिफेंसिव साइड को हाईलाइट करता है। हेलन विलन नहीं है, बस अपनी पार्टनर की फिक्र करती थी, जो दिखाता है कि हेलन ने कैरल के इश्यूज के साथ रहना सीख लिया था। और हाँ, अल्कोहलिज्म सिर्फ एक एग्जाम्पल है, काफी चीजें हैं जो कैरल को चैलेंज करती हैं। मतलब ये सीन मेनोसॉस के वियर्डनेस और कैरल के पर्सनल स्ट्रगल का कॉम्बो है और दोनों का इंटरेक्शन काफी टेंशन क्रिएट करता है। मेनोसॉस अभी भी हाइव माइंड पर भरोसा नहीं करता, इवन जब उसे पता चल जाता है कि कैरल के दिमाग में कोई लिसनिंग डिवाइस प्लान नहीं की गई। उल्टा अब वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अब उसे ये कंफर्म हो गया है कि वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है। और जैसे ही कैरल उसे विल्सन के घर छोड़कर जाती है, मेनोसॉस टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सबसे पहले हाइव माइंड को कॉल करता है और जोसिया को वहाँ बुलाता है। वैसे एक छोटी बट इंटरेस्टिंग डिटेल, विल्सन के घर की वॉल पर थर्स्टन द ग्रेट मैजिशियन का पोस्टर लगा होता है। उसकी फेमस लाइन, आई वुडंट डिसीव यू फॉर द वर्ल्ड, शायद मेनोसॉस की रिलायबिलिटी का हिंट हो सकती है। हाँ, ये इंसान स्केरी जरूर है, पर इस वक्त दुनिया में वही एक इंसान लगता है जो सच देख पा रहा है। एलियन आरएनए ने पूरी दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध दी है और लोगों को एक मैजिकल परफेक्ट यूटोपिया का सपना दिखा दिया है। मेनोसॉस एज अ पर्सन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, नो डाउट, लेकिन वो अकेला ऐसा बंदा है जो हाइव माइंड के असर से अभी तक बचा हुआ है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, हाइव माइंड का मैनिपुलेशन जानबूझकर इविल नहीं है, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो वो करने से बच ही नहीं सकते। उन्होंने इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग खो दी है, अपने लिए फैसले लेने की नीड या डिजायर खो दी है, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का बड़ा हिस्सा भी। इसलिए सबसे स्केरी चीज ये नहीं कि हाइव माइंड इविल है, स्केरी ये है कि वो अब सोच ही नहीं सकते। जोसिया फौरन मेनोसॉस से मिलने आ जाती है और उसके सारे सवालों का जवाब भी दे देती है, और कैरल के लिए ये पूरा नाइटमेयर जैसा मोमेंट होता है। जोसिया ने सब कुछ बता दिया, जानबूझकर नहीं, वो रोक ही नहीं पाई खुद को। इसलिए जब कैरल जोसिया की कार देखती है तो घबरा कर भागती हुई आती है, जैसे किसी को क्रेजी आदमी से रेस्क्यू कर रही हो। गुड न्यूज ये है कि जोसिया ठीक है, एटलीस्ट अभी तक। लेकिन इस सिचुएशन से कैरल के अंदर के सारे इमोशंस उभर आते हैं। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि कैरल लव्स जोसिया और जोसिया लव्स कैरल बैक। सच्चाई ये है, कैरल एक ही के साथ रहती है, थोड़ी पॉजिटिव है और एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है उस औरत को लेकर जिससे वो प्यार कर बैठी है। इसलिए जब जोसिया कामली कैरल को याद दिलाती है कि हम कैरल और मेनोसॉस दोनों को सेम तरह से प्यार करते हैं, तो कैरल का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। हाइव माइंड के साथ यू आर माइंड वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कैरल ये बात भूल चुकी थी, क्योंकि जोसिया के प्यार में पड़ते पड़ते वो ये सच इग्नोर कर रही थी। हाइव माइंड कैरल को खुश करने के लिए शादी की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन वो कभी जेन्युइनली कैरल को बाकी सबसे ज्यादा प्यार नहीं करेगा। ये बहुत पेनफुल सच है और कैरल के लिए डाइजेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और जैसे तैसे वो इस रियलिटी को प्रोसेस करने वाली होती है, मेनोसॉस अपना नेक्स्ट लेवल मैडनेस शुरू कर देता है। उसने वर्ल्ड को फिक्स करने वाला अपना प्लान आगे बढ़ा दिया है, और कैरल को पता कैसे चलता है, जोसिया पर उसका असर दिखने लगता है। हाइव माइंड को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इस बार किसने उन पर चिल्लाया? मेनोसॉस ने। वो लिटरली रिक के मुंह पर चिल्लाता है, जैसे उसे फोर्सफुली बाहर खींच लेना चाहता हो। वो फौरन अपनी डायरी में फ्रीक्वेंसी चेक करता है जिसमें उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। वो अपना रेडियो ऑन करता है, फ्रीक्वेंसी सेट करता है। वो सोचता है कि बस सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हाइव माइंड का कंट्रोल टूट जाएगा। रेडियो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हिट करता है और मेनोसॉस पागलों की तरह रिक को फ्री करने लगता है। मेनोसॉस को यकीन है
स्पेस से आने वाली रेडियो ट्रांसमिशन ही हाइव माइंड को कंट्रोल में रखे हुए है और शायद उन ट्रांसमिशंस के बीच कोई छोटा सा गैप होता हो जहां वो थोड़ी देर के लिए इंसान बन सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है, वो फेल हो जाता है और इस प्रोसेस में वो काफी बड़ा नुकसान कर बैठता है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये कैरल जैसी सिचुएशन लग सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैरल जानती ही नहीं थी कि वो किसे हर्ट कर रही है, बट मैनोसॉस जानबूझकर चिल्लाया, पुश किया, टॉर्चर किया, इसलिए मैनोसॉस खतरनाक है। जोसिया ने मैनोसॉस को सब कुछ बता दिया, हर डिटेल। तो मैनोसॉस को पूरा पता था कि रिक के साथ जो भी कर रहा है उसके नतीजे क्या होंगे, और फिर भी उसने ये चीज की। वो मिलियन ऑफ पीपल को मारने के लिए रेडी था, बस इस उम्मीद में कि शायद वो हाइव माइंड को उनके टेरिबल स्टेट से बाहर ला सके। यहाँ कैरल का ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, वो मैनोसॉस की बेवकूफ़ी को इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैनोसॉस हाइव माइंड के लिए खतरा है। उन्होंने फिर से अल्बुकर्की को खाली कर दिया। और हाँ, इतना सब करने के बाद भी मैनोसॉस उल्टा और भी ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने प्लान में। वो सोचता है कि फाइनली सोल्यूशन मिल गया, पर सच्चाई ये है कि अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला। मैनोसॉस अब फाइट में पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन कैरल के लिए प्रायोरिटी अब अलग है। वो चाहती है जोसिया के साथ अपना वक्त बिताना, ना कि मास मर्डरिंग वियर्डो के साथ खड़े रहना, जिसके चेहरे पर अब स्माइल है। कैरल फाइनली चूज कर रही है खुशियाँ, और ये उसके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट है। इस एपिसोड की शुरुआत में काफी चीजें होती हैं जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की। सीन कुसिमायो के घर में शिफ्ट होता है। ज्वाइनिंग को 71 दिन हो गए हैं, मतलब ये सब कैरल और मैनोसॉस की मीटिंग के बाद का वक्त है। कुसिमायो के लिए सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। वो हाइव माइंड को शुरू से ही ज्वाइन करना चाहती थी। उसकी पहचान पूरी तरह कम्युनिटी और फैमिली से लिंक्ड है। वो सब इन्फेक्टेड हैं और खुश हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुसिमायो इम्यून है, मतलब वो हाइव माइंड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और ये उसके लिए एक वियर्ड जैसा लगता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली और ट्राइब की रियल मेंबर होने का सेंस लूज कर रही है। सिंपल वर्ड्स में, कुसिमायो का स्ट्रगल ये है कि वो अपनी असली पहचान और कम्युनिटी के बीच बैलेंस कैसे रखे, जब वो इम्यून है और बाकी सब लोग हाइव माइंड बन चुके हैं। कुसिमायो ने हामी भर दी थी कि हाइव माइंड उसके स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि आरएनए उसके बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से टेलर किया जा सके। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर डाउट और हेजिटेशन क्लियरली नजर आती है, चाहे वो डायरेक्टली न बोले। फिर भी कुसिमायो ये प्रोसेस पूरा करती है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक तरीका है, अपनी फैमिली का पार्ट बनना। फिर उसे दौरे पड़ते हैं एक ब्लैकआउट, और निकलती है एक नई इंडिविजुअल जो अब अपना नाम फील भी नहीं करेगी। कुसिमायो जा चुकी है। कुसिमायो जब ठीक थी तो अपनी बकरी के साथ थी, लेकिन अब वो उससे दूर हो चुकी है। ज्वाइनिंग के बाद उसके सारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं। जो चीजें कुसिमायो को बनाती थी वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, और प्यार जो उसने अपने बकरियों के लिए फील किया वो भी गायब हो जाता है। अब हम क्लियरली जानते हैं कि एलियन आरएनए ह्यूमैनिटी के लिए वरदान नहीं बल्कि हथियार है। इसलिए कैरल की जो खुशी है वो थोड़े वक्त ही चलने वाली है, और ये बात और ज्यादा पेनफुल बना देती है। कैरल ने अभी अभी जीना शुरू किया है जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। खुद के लिए खुशी चूज करना, प्यार एक्सेप्ट करना, सब कुछ नया है उसके लिए। एपिसोड के आखिर में कैरल और जोसिया घूमने जाते हैं, मजे करते हैं, और सबसे ट्रेजिक बात ये है, कैरल हमेशा से चिड़चिड़ी और अनफ्रेंडली रही है। उसे लगता था खुशी आती भी है तो थोड़ी देर के लिए ही आती है, लेकिन इस बार वो जेन्युइनली बिलीव कर रही है। वो सोच रही है कि शायद ये प्यार टिक जाएगा। जोसिया के प्यार में कैरल को इतनी सेफ्टी फील होती है कि वो ये भूल जाती है कि हाइव माइंड उसे लेने की कोशिश कभी बंद नहीं करेगा, और वही भूल सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब हम फाइनली खुश होते हैं तभी यूनिवर्स उसे छीन लेता है। लेकिन बात यह है कि कैरल ने और भी बहुत कुछ भुला दिया है। उसे याद ही नहीं रहा कि 2011 में उसने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। ये बात सिर्फ इसलिए सामने आई क्योंकि हेलन ने उस टाइम कैबिनेट में मोशन सेंसर लगाया था। इससे क्लियरली लगता है कि उस फेज में कैरल काफी कुछ झेल रही थी। अगर एग फ्रीजिंग सिर्फ फ्यूचर में बेबी चाहिए वाली काम फीलिंग होती तो शायद वो इतनी बड़ी चीज भूलती नहीं। लगता है वो फैसला घबराहट और इमोशनल होकर लिया गया था। और वही फ्रोजन एग जो कभी एक उम्मीद लगते होंगे, प्लरीबस के आखिर में कैरल के परफेक्ट हेवन को तोड़ देते हैं। जब कैरल जोसिया से हाइव माइंड के प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, जोसिया थोड़ा स्लिप कर जाती है। वो बोल देती है कि कैरल की मौजूदा खुशी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब हाइव माइंड ने कैरल को इन्फेक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है। थोड़ा पुश करने के बाद जोसिया सच बोल देती है, हाइव माइंड के पास कैरल के फ्रोजन एग्स आ चुके हैं,
और वो उन एग्स से कैरल जैसे आइडेंटिकल स्टेम सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये कितना खौफनाक है। मसला ये है कि प्यार और परफेक्ट रिश्ते का इल्यूजन कैरल को हर बार एक सिंपल सच इग्नोर करने पर मजबूर कर देता है। हाइव माइंड को अपना बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव पूरा करना ही है, चाहे वो कितना भी क्रूअल या अनएथिकल क्यों ना हो। वो इमोशंस, अटैचमेंट या लव पर ऑपरेट ही नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल भी है। पूल के पास कैरल के हाथ में एक बुक होती है, द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस बाय अर्सुला। ये बुक कैरल और जोसिया के रिश्ते का परफेक्ट मेटाफोर है। कैरल बिल्कुल एआई जैसी है जो एक बिल्कुल अलग वे ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश कर रही है। जोसिया स्टेवन की तरह जेंडर और आइडेंटिटी के रिजिड ह्यूमन बॉक्सेस से परे एग्जिस्ट करती है। और जैसे नॉवल में एआई और स्टेवन कभी पूरी तरह सेम पेज पर नहीं आ पाते, वैसे ही कैरल और जोसिया भी। और वापस क्रेजी एंडिंग पर आते हैं। अगर कैरल जोसिया के साथ रहना चाहती है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर हाइव माइंड उसके स्टेम सेल लैब में बना लेगा। और कैरल के लिए ये गवारा नहीं, उसे उनमें से एक नहीं बनना, चाहे उसकी कीमत खुशी ही क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी अच्छी तरह हाइव माइंड इसे सेल करे, कैरल खुद को खोना नहीं चाहती। आखिर सवाल ये है, अगर हम ही ना रहें तो खुशी का क्या मतलब। हाँ, हाइव माइंड के पास शायद परफेक्ट हार्मोनल कॉकटेल हो जो उन्हें हमेशा वैसे ही रखता है, लेकिन कैरल के लिए पहचान के बिना खुशी खुशी ही नहीं। हाइव माइंड की खुशी इंसानों की खुशी जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर सब कुछ सेम हो, सब लोग सेम फील करें, तो कुछ भी स्पेशल नहीं बचता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेनोसॉज जैसा एक्सट्रीम हो जाना चाहिए। जब से मेनोसॉज अकेला रह गया है, वो रेडियो ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसीज वगैरह में पूरी तरह घुसा हुआ है। वो एक वाइल्ड पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा सच में कुछ क्रैक कर ले। बस उम्मीद ये है कि वो कैरल के एक्स क्रैक होने से पहले क्रैक कर ले। अब कैरल की बात करें, वो सबसे ब्रेव चीज कर रही है। प्यार छोड़ रही है, खुशी छोड़ रही है, वो सारे रीजंस छोड़ रही है जिनके लिए सुबह उठना वर्थ होता है। वो वापस घर आ गई है मेनोसॉज के साथ बैठकर ये पूरा मेस फिगर आउट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बिना एटम बॉम्ब के नहीं। उन्होंने कैरल से बोला था तुम चाहो तो एटम बॉम्ब भी मिल सकता है, और कैरल ने बेसिकली बोल दिया मुझे चाहिए। अब फाइनली कैरल मेनोसॉज के लेवल पर आ चुकी है, क्योंकि जब हमारी इंडिविजुअलिटी खतरे में हो तो अचानक दुनिया को बचाने के रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब दोनों को तेज सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कैरल पूरी दुनिया उड़ाने के लिए तैयार है। इस पल में ये फैसला बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। मैं सीजन 2 की थेरीज पर वीडियो बनाऊंगी, जरूर देखिएगा। बट इसके लिए आपको फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करनी होगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।